हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त और व्यस्त होंगे। तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड कर दिया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सर में दर्द होने की वजह से मुझे जल्दी जल्दी वहाँ से कट करना पड़ा, क्योंकि इतना तेज सर में दर्द हुआ। मैं अगर कट नहीं करता तो पक्का मैं बेहोश हो जाता, तो इसलिए मुझे कट कर देना पड़ा। और इसमें हम लाए हैं फिर से ख़त्म करने के लिए उन सभी क्वेश्चनों को जो हम पहले वीडियो में छोड़ दिए थे। तो इसमें हम चलिए ख़त्म करते हैं, बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। आपको पता ही होगा कि अध्याय नंबर हम 4 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम 2024 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। चलिए हम बात करते हैं आज का हमारा जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। आईपीएसी नाम आपको लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर देखिए, आईपीएसी इसका नेम लिखेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जुड़ा क्या है। तो CH3 यहाँ पर हमारा CH3 जुड़ा है हुआ है। CH3 में क्या जुड़ा हुआ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो COOH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो COOH है ये क्या है, तो ये ओइक अम्ल है। क्या है, ओइक अम्ल है। क्या है, ओइक अम्ल है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जब भी ये यूज होता है, जब भी इसका प्रयोग होता है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। क्या चीज ध्यान में रखना है, तो देखिए आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब भी हम ये बनाएंगे, जब भी हम ये बनाएंगे तो हमारा जो COH फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा है उसका भी कार्बन काउंटिंग होगा। तो हमारा CH3 तो दे रखा है, CH3 दे रखा है और COOH है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कार्बन कितना है, 2 है। 2 कार्बन है, 2 को हम बोलते हैं एथ। एथ में ओइक जोड़ दीजिए तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ओइ क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला का हम क्या नाम देंगे, एथेनोइक अम्ल। दूसरा दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए, दूसरा है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं आपको बताया था कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है वो क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन होता है। और एल्काइन जब आपको पता ही हो गया तो अब आप क्लियर कर लिए। जब एल्काइन होता है तो सिंपल सी बात है कि 2 कार्बन है तो एथ है, और एथ है तो एथ में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर डियर स्टूडेंट आपको आईपीएससी में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको इस पर प्रॉपर एक वीडियो ला कर दे दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं उन दोनों का आंसर ऑलरेडी मैं फिक्स कर रखा हूँ। अब हमसे पूछा गया है कि साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। साबुन के बारे यहाँ पर देखिए, उच्च वासा अम्लों की सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इनका निर्माण तेल तथा वसा का तनु NaOH के साथ जल अपघटन करने पर होता है। साबुन का निर्माण करने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन निर्माण करने की विधि क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। इतना तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिएक्शन इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर साबुन निर्माण करने की जो विधि है, रिएक्शन है, वो क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हमारा होता है वसा, ट्राइस्टीयरीन। तो एक चीज आपको क्या करना है कि डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्योंकि अब इतना तो टाइम है नहीं कि मैं आपको डिटेल में इसको तोड़कर समझाऊं। अगर मैं डिटेल में तोड़कर समझाने लगा
तो समझ जाइए कि आपका आधा से अधिक टाइम तो इसे समझने में चला जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बहुत देर कर दिए हैं। अब ये जो क्लासेस मैं ला रहा हूँ ये आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है बस। अगर आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक वन शॉट कर कर वीडियो लाऊंगा जो 2 घंटा 3 घंटा ऐसे होगी। तो क्या आपको वैसे वीडियो चाहिए? यदि चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिएगा, यस लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में हमसे कहा गया कि योगी का आईपीएससी नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप महा बेकार हैं। आपको मैं महा बेकार ही कहूँगा। देखिए क्यों? क्योंकि मैं आपको एक पेज लेकर बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 Br। क्या है क्वेश्चन? है ये CH3 CH2 और CH2 Br, यही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात ही यहाँ पर है कि कार्बन कितना है? 3 है। यहाँ से काउंटिंग देखो, काउंटिंग किधर से होता है? इधर से। अब यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन है हमारा। क्लियर? 3 कार्बन है तो देखो मैं आपको एक चीज बताया था। मैं आपको क्या चीज, एक चीज बताया था, जैसे आपको बताया तो नहीं था लेकिन आप पढ़े जरूर होंगे। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, ये सभी क्या जुड़ते हैं? पहले आते हैं। तो पहले आएंगे तो कैसे आएंगे? तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको। हम इसका नामकरण करना चाहें तो लिखेंगे ब्रोमो। सबसे पहले इसका ब्रोमो लिख दीजिए। बी आर है तो ब्रोमो लिख दीजिए। अब ब्रोमो लिख दिए तो अब आपको करना क्या है? कार्बन कितनी है? 3 है। 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। अब प्रोप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। प्रोप लिख दिए। अब बात करते हैं कि यार सब में कौन सा बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए हम सब में बताइए कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर कहेंगे सर सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है? ये एल्केन ग्रुप का ही है। एल्केन ग्रुप का है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्या होगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? गट इट? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दूसरा है ओ यार बहुत इजी क्वेश्चन है। और यार इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था इतना इजी क्वेश्चन भी है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ऐसे दिया है CH3। यहाँ पर थोड़ा सा और भी अच्छे से मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दिया है CH3, ये दिया है। उसके बाद CH2 और COOH, यही ने दे रखा है। डियर स्टूडेंट मैं अभी आपको बताया कि इसको भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3। और COOH क्या है? तो ओइक है। तो कितना हुआ? 3 ना। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपोनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, इसको लिख देंगे बस, काम खत्म। समझ में आया? गॉट इट? नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। और 1 ब्रोमो प्रोपेन ऐसे भी लिख सकते हैं या ब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हैं। ठीक? प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। डियर स्टूडेंट आपको फर्स्ट वीडियो में हम बताया था असंतृप्त के बारे में कि असंतृप्त कितने टाइप का होता है। यहाँ पर डिफिनेशन सुन लीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कम से कम एक द्विबंध हो, त्रिबंध हो और कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु के मध्य पाया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम ऑलरेडी बात किए हैं और अभी आज भी देख लीजिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये जो होते हैं 2 टाइप में होते हैं। क्या? तो आपको हम बताए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक एल्कीन होता है, एक एल्कीन होता है और दूसरा हमारा एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है। तो एल्कीन और एल्काइन ये जो 2 होते हैं तो इसमें हमारा डबल बॉन्ड आता है और इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये कार्बन और कार्बन कार्बन के मध्य, अगर एक जगह सिंगल होगा तो एक जगह डबल, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य डबल। मतलब ये है कि कार्बन जो भी है उसको कैसे भी करके अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर बंध बनाना है। तो यहाँ पर तो अभी 3, 1 2 3 3 ही हो रहा है, एक और यहाँ करेंगे तो ऐसे हो सकता है। यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य आपका या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो असंतृप्त होगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर वही चीज हमको लिखना था। ठीक, फिर आ गया क्वेश्चन, इसका आईपीएससी नाम बताइए। इसका आईपीएससी नाम बताइए। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कई तरीके से काउंट कर सकते हैं, आपको जैसे जिस हिसाब से काउंट करना हो करिएगा। आपके लिए ये छोड़ रहे हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हाँ, चलिए बाकी यहाँ पर आंसर आप देख लीजिएगा, लेकिन अपने मन से आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल के रासायनिक गुण, एथेनॉल के रासायनिक गुण में हम सबसे पहले देखें तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर दिखाई देगा सोडियम से अभिक्रिया। सोडियम से अभिक्रिया में यह ठंडे में सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। देखिए कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सोडियम एथेनॉल को जब सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो बस ऊपर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित कीजिए। तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए। तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि हम एमसीक्यू अभी पीछे कराए हैं कल की वीडियो में। यहाँ पर हो गया हमारा एथेनॉल, जब सोडियम से क्रिया कराए तो ये बना लिया सोडियम एथॉक्साइड, जिसका सूत्र होता है CH3CH2ONA और H2 हाइड्रोजन। हैलोजन अम्ल से क्रिया, दूसरा हम देखेंगे हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो यह हैलोजन अम्ल से क्रिया करके एथिल हैलाइड बनाती है। तो ये हो गया एथेनॉल और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर हमारा एथिल क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है। क्लियर है? इतना तो आपको क्लियर होगा ही, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत आप कमजोर हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एथेनॉल के रासायनिक गुणों की, एथेनॉल के रासायनिक गुणों की 4 अभिक्रियाएं लिखिए। इसके 3 उपयोग भी लिखिए। इसका उपयोग भी बताना है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म देखेंगे एथेनॉल के लिए। क्षार धातु से क्रिया, क्षार धातु से क्रिया में देखेंगे तो सोडियम या पोटेशियम धातु से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन मुक्त करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। सोडियम से जैसे क्रिया कराएं, ये बता दिया सोडियम एथॉक्साइड, जो कि अभी पीछे ही बताए हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि H2 गैस निकल रही है। इतना तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि H2 का गैस यहाँ पर निकल रही है। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके यह एथिल एसीटेट बनाता है। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में संपन्न होती है, जो उत्प्रेरक व निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है। क्लियर है? यहाँ पर इक्वेशन आप समझ सकते हैं। इक्वेशन बस आप इक्वेशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा कितना हुआ? अभी 2 हुआ, 4 पूछा है। तो 4 पूछा है तो और भी दिखाते हैं आपको। देखिए तीसरा लिख दीजिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ये याद करिएगा, ये सब याद करने वाले हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के साथ जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह डाई एथिल ईथर बनाता है। डाई एथिल ईथर बनाता है। तो देखिए डाई एथिल ईथर कैसे बनता है यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम एथिल एल्कोहल लिए, एथिल एल्कोहल का ये हमारा सूत्र हो गया, और H2SO4 से क्रिया कराएं तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और H2 जल बना। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था उसकी फिर हम ले लेंगे एथिल एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला ले लेंगे। इन दोनों की क्रिया कराएंगे कितने? 140 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर।
उसके बाद से ये हमारा बना लेंगे डाई एथिल ईथर और प्लस H2SO4 को बाहर कर देंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है तथा यह एथिलीन बनाता है। क्या बना लेता है? एथिलीन बना लेता है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो निर्जलीकरण होता है और यह क्या बनाता है? तो एथिलीन बनाता है। और इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट तप्त तांबे की क्रिया, तप्त तांबे से की क्रिया एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त तांबे पर इतने डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करने पर एसिटेल्डिहाइड बनता है। एसिटेल्डिहाइड का देखिए ये फार्मूला है। कभी कभी आपसे ये ऐसे ही लिख देगा, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपसे पेपर में लिख कर ऐसे दे देगा CHO और आपसे पूछ देना, बस पूछ देगा कि बताइए डियर स्टूडेंट कि इसका IUPAC नाम क्या है या इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा यही है एसिटिल्डिहाइड। समझ में आया ना? यही है एसिटिल्डिहाइड। याद रखने वाली बात है। आप क्लास 10th में आए इतना तो याद ही रखेंगे। या फिर आपसे ऐसे पूछ देगा, देखिए CHO और ये इसका नाम पूछेगा कि निम्न में से ये है, इसका नाम है, तो ये याद रखिए HCHO जो है फार्मेल्डिहाइड। क्या है? फार्मेल्डिहाइड है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। अब यहाँ पर इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये इतना तो समझ में आ गया। इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल के एक अणु में से एक अणु हाइड्रोजन का पृथक हो जाता है, अतः यह अभिक्रिया क्या होती है? बी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। बी हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन जिसमें से बाहर निकलता उस क्रिया को क्या कहते हैं? बी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम आगे बात करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका लास्ट पोर्शन एथेनॉल का उपयोग, जो कि इसी का पार्ट है। एथेनॉल का दो उपयोग पूछा था, तो हम यहाँ पर लिखें एथेनॉल परिशोधित स्प्रीट, जैसे 95% अल्कोहल और 5% जल के रूप में घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। स्प्रिट बनाया जाता है जिसमें आपके क्या रहता है? 95% अल्कोहल रहता है, 5% जल रहता है, और उसको बनाकर किसके लिए यूज किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर यूज किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में भी होता है, जैसे बियर, रम, विस्की, ये सब दारू है, शराब का नाम है। ठीक। एथेनॉल विलाय के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। एथेनॉल पावर अल्कोहल के रूप में ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो आप लोग देखे होंगे एक मिस्टर इंडियन हैकर जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो शराब से बाइक चलाते हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एथेनॉल का पावर अल्कोहल के रूप में भी, ईंधन के रूप में तरह प्रयुक्त होता है, यानी कि अल्कोहल को हम ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं कुछ सीमा तक। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब हमारा टॉपिक सब होता है ख़त्म। अब आपको बता दें कि अब आपका आगे का जो भी चैप्टर है वो आप कमेंट कर कर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। दो चीज़ें बच रही है। पहला चीज़ ये बच रहा है कि बायो का बायो बायो का आप लोग का टॉपिक स्टार्ट करें, या फिर दूसरा हमारा बच रहा है कि फिजिक्स का स्टार्ट करें। और ये फिजिक्स और बायो दो बच रहे हैं, जो कि इसमें हम कराएंगे कौन सा टॉपिक? तो 2024 के सभी टॉपिक, और कुछ नहीं कराएंगे। 2024 23 का भी सब करा देंगे, और आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।